पति देव जी, क्या मेरी माँ के जीवन से महत्वपूर्ण जेठ की लड़की का जन्मदिन था। आज करीब 20 दिन बाद नीलमा मायके आई है। 20 दिन पहले चेन्नई जाने के 4 दिन पहले माँ से मिलकर गई थी। जाने वाले दिन फोन पर बात करने का बहुत प्रयत्न किया था, परंतु पता नहीं क्यों किसी का फोन नहीं लगा। अमर से कहा भी बहुत प्रयत्न कर रही हूँ, घर का फोन नहीं लग रहा है, चिंता हो रही है। तुम्हारी नाटकबाजी का जवाब नहीं। अभी 2 दिन पहले तो मिलकर आ रही हो, फिर शुरू हो गई। मैं जाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन किसी का फोन क्यों नहीं उठ रहा मुझे नहीं पता। अब तैयारी करो, हमें शाम को निकलना है। लाओ मेरा मोबाइल वापस करो, अपना तो संभाल नहीं सकती, मेरा भी खराब कर दोगी। आज सुबह ही सास का हाथ लग जाने के कारण उसका मोबाइल पानी में गिर गया था। उसे तो काफी देर बाद पता लगा, जिसके कारण भी उसी को डांट पड़ी थी। रसोई मोबाइल देखने की जगह है क्या? हर समय मोबाइल में घुसे रहने से काम कहाँ होगा। अब थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिली। सास की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसे लगा कि उसका मोबाइल जानबूझकर पानी में डाल दिया गया है। शाम की ट्रेन से चेन्नई चले गए वो लोग। अपने पास मोबाइल ना होने के कारण वह माँ से बात भी नहीं कर पा रही थी। 5वें दिन जिठानी के मोबाइल से फोन किया तो छोटे भाई शरद का फोन मिल गया। उसने केवल इतना ही कहा, दीदी सब ठीक है, रास्ते में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बार बार किसी से मोबाइल मांगते भी शर्म लग रही थी। नया घर, नए लोग, अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई है उसकी। एक बार पापा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मम्मी गांव गई हैं, और तुम तो जानती हो बिटिया, तुम्हारी मम्मी मोबाइल रखती नहीं है। बिस्तर पर पड़ी माँ की स्थिति देखकर तरफ उठी वह। मम्मी, आपने ऐसी स्थिति में भी मुझे खबर नहीं दी। शादी बाद क्या मैं इतनी बेगानी हो गई कि आपकी बेटी नहीं रही? इस घर के सुख दुख से मेरा संबंध नहीं रहा। व्याकुल स्वर और झरते आंसू भरा उल्लाहना। पगली, तो क्या जानती नहीं कि कष्ट के क्षणों में मेरी सासें ने अपनी नीलू को याद किया होगा? हम सब की शक्ति और संजीवनी है तू। मेरी ऐसी स्थिति में तेरे पापा और शरद बिल्कुल अपंग हो गए थे। वत्सल और ममता भरा हाथ नीलिमा को सहलाता जा रहा था। तेरे चेन्नई जाने के 1 दिन पहले शाम को एक्सीडेंट हुआ था। तेरे स्वभाव से परिचित हैं हम सब। अगर तुझे मालूम पड़ जाता तो क्या तू जा सकती थी? मेरे कारण तुम सबका प्रोग्राम बर्बाद हो जाता, इसीलिए शरद ने तुझे खबर ना दी। अकेले ही सारी परेशानियां उठाता रहा, अपने पापा को भी बताने से मना कर दिया था। भीगा कंठ, गीले पलकें, एक बार तो लगने लगा था कि अब तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। चेन्नई जाना मेरी मम्मी के जीवन से बढ़कर था क्या? यदि उन लोगों के लिए जाना आवश्यक था तो वो लोग चले जाते, मेरे बिना क्या फर्क पड़ जाता। आज 20 दिन बाद यह स्थिति है तो उस समय की सिर्फ कल्पना कर सकती हूँ। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि दीदी बिना एक कदम ना चल पाने वाला शरद मेरी शादी होते ही इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? आने दीजिए, उसकी खबर लेती हूँ। परंतु भाई से कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठा। दीदी, मम्मी पापा पर कभी सच्चाई ना प्रकट कीजिएगा। सच तो यह है कि मम्मी के एक्सीडेंट की खबर मैंने सबसे पहले आपको ही दी थी। आप सुनकर घबरा जाती, इसीलिए मैंने जीजा जी को फोन किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि रात में उन्हें परेशान ना किया जाए। सुबह भी जब किसी तरह आपका फोन ना मिला तो फिर उनसे मिन्नत की, लेकिन उन्होंने आपसे बात तक ना करवाई। कह दिया आज उन लोगों को जाना है, सारी तैयारियां करनी है, इसीलिए किसी तरह भी आपका आना संभव नहीं है। लौटकर आने के बाद देखा जाएगा। झूठ ना बोलता तो क्या करता? मेरी व्यवस्था आपके अतिरिक्त कौन समझ सकता है? पापा तो बदमाश से हो गए थे, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन यह सच है कि अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता, क्योंकि आपको क्या मुंह दिखाता। गलीन से नीलिमा छोटे भाई के समक्ष
सिर नहीं उठा पा रही थी। आपके स्नेह की छाया में पला मैं तो सदैव आपका आज्ञा पालक था दीदी। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बस मन कर रहा था कि एक बार आप मिल जाती। शरद का भारी स्वर मम्मी बार बार अर्ध चेतना में नीलू नीलू पुकार रही थी और मैं असहाय सा कुछ नहीं कर पा रहा था। एक बार तो मन किया कि जाकर आपको लिवा लाऊं, लेकिन यह सोचकर नहीं आया कि जीजा जी आपको भेजेंगे नहीं और आप मम्मी और उनके बीच दो राहे पर खड़ी होकर असहनीय कष्ट भोगेंगी। कोई भी निर्णय आपकी 3 महीने की पहले हुई शादी में तनाव पैदा कर सकता था। शरद के दोनों हाथ उसके समक्ष जुड़ गए। दीदी, मुझे और पापा को माफ कर दो। अपने प्रति किए गए इस अन्याय के लिए नीलिमा की आंखों के आंसू सूख गए, स्तब्ध रह गई शरद की बात सुनकर। उस दिन बहुत रोया मैं। प्रारंभ की विडंबना पर जो व्यक्ति सगी माँ की ऐसी स्थिति जानकर इतना निर्दयी हो सकता है, उसके साथ पड़ोसियों के दुख से व्याकुल होने वाली मेरी संवेदनाशील दीदी पूरा जीवन कैसे गुजारेगी। स्वयं के समक्ष अपराधी हैं हम, जो हमने अपनी भावुक स्नेहमयी प्यारी बेटी को एक हृदयहीन को सौंप कर आजीवन तड़पने का दंड दिया है। समझ में नहीं आता कि इस अन्याय का कैसे प्रतिकार करूं। शरद बोलता जा रहा था और नीलिमा भाई के आंखें भरे चेहरे को एकटक निहार रही थी। जानता हूँ कि आप कभी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि नियत ने हम सब के हृदय के अंश में मेरी दीदी को हमेशा के लिए हमसे अलग करके एक अंतहीन जलती अग्नि में झोंक दिया है। अब मेरी दीदी का हृदय कभी सच्ची खुशी और प्रसन्नता की आभा से नहीं जगमगाएगा। बिलक बिलक कर रोते भाई को चुप कराने के लिए नीलिमा के पास शब्द न थे। 3 महीनों में इतना तो जान ही गई थी कि अमर के लिए अपने सुख और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मेरा अस्तित्व उसके समक्ष एक आज्ञापालक रोबोट से अधिक नहीं है, लेकिन वो इतना गिर सकता है कभी सोच भी नहीं सकती थी। अमर के लिए जेठ के लड़के का जन्मदिन मेरी माँ के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। रात की नींद, चेन्नई जाना इतना आवश्यक था कि मानवता भूल गए। मुझे एक बार बताया तक नहीं। मेरा मोबाइल जानबूझकर खराब कर दिया गया। अपनी माँ को ईश्वर मानने वाले ससुराल के प्रति मेरी कर्तव्य और निष्ठा का दिन रात उपदेश देने वाले अमर कैसे भूल गई कि माँ सबकी बराबर होती हैं। मुझे भी उन्हीं की तरह किसी ने जन्म देकर अपने रक्त से सींचकर पाला है। विवाह के पहले भी मेरा एक प्यारा सा संसार था जो मेरे अस्तित्व में समाया है। क्यों किया अमर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय? केवल इसीलिए ना कि वो पुरुष है। यही यदि मैंने किया होता तो क्या वो कभी माफ कर पाते मुझे? आजीवन साथ रहकर भी क्या मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी कभी? मानवता और न्याय की तुलना पर मेरे कर्तव्य और निष्ठा के बदले दूसरे पल्ले पर अपना कौन सा कर्तव्य रखेंगे? अपने पुरुष होने का अहंकार ही ना, वरना अपनी पत्नी के प्रति ऐसा अन्याय करने का क्या अधिकार था? नीलिमा ने सोच लिया कि चाहे जो हो जाए, लेकिन विवाह के नाम पर हर अन्याय करने का लाइसेंस अब अमर को नहीं देगी। माँ के जीवन मरण की बात ना होती तो शायद वह चुप रह जाती, लेकिन यदि माँ को कुछ हो जाता तो क्या करती वह तो अमर के कारण माँ के साथ अपना भाई भी खो देती। अभी तक माँ की दी सीख नई शादी के कारण नए घर में असमंजस स्थापित करने के प्रयास में शांत थी, लेकिन अब तो अमर ने सीमा ही पार कर दी थी। अब भी कुछ न बोलना अन्याय को बढ़ावा देना होगा। अमर को अब वह एहसास
कराकर रहेगी कि अन्याय न करना चाहिए और ना ही सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय सहने वाला भी अपराधी होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।